हेलो गाइस। आज हम आपको देखिए, जो बच्चे स्टडी नहीं कर पाते हैं या जिन बच्चों को किसी भी कारण से ट्यूशन्स वगैरह नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। और जिनको प्रोवाइड हो भी पाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रही हूँ जिसका आपका यूज़ 10th 9th 10th 11th 12th इवन आप अगर आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं लाइक नीट एंड जेई, या तो इसमें आपका ये टॉपिक ज़रूर आता है। यहाँ से क्वेश्चंस मतलब केमिस्ट्री में ज़रूर पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है। इसमें हम कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विदाउट कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के हम चीज़ों को जो भी हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उनको हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे अगर हमें कंपाउंड्स नहीं पता होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जनरली 9th एंड 10th में पढ़ते हैं जिस तरह से, तो उसमें आपको बहुत सारे कंपाउंड्स बताए जाते हैं जैसे कि, और बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो सारे एटम क्या होते हैं, केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है। एटम जो होते हैं, एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, एंड एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो इस तरह से हम बात करते चलेंगे कि एक छोटा सा जो बात करते हैं कि एटम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एटम क्या है? एटम वो एक टिनी पार्टिकल है, वो जो बिना टूटे फूटे किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, कि एटम जो होता है, एटम का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। तो एटम में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई और नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन को हम पी से और पॉजिटिव चार्ज से। न्यूट्रॉन एन को 0, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। देखिए, अगर एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो जो ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, इसके आसपास जितने भी ये क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सारे ऑर्बिटल्स जो भी हैं, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जो इसके न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम बात करते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस में रहते हैं। ये अभी हमने क्या बताया, ये क्या है, न्यूक्लियस का पार्ट है। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस है सेंटर में, और इसके आसपास जो भी ये ऑर्बिटल्स होते हैं, देखिए इन ऑर्बिटल्स के नाम भी होते हैं। इन ऑर्बिटल्स को हम KLMNOP तक, अभी तक इतने ही डिस्कवर हुए हैं। PQR तक, शायद आर तक आगे अभी हुआ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कभी हुआ तो होगा। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एक मतलब डिसाइडेड होती है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उनमें होती है। इनमें क्या होता है, तो जो ये ऑर्बिटल्स के बाहर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रोटेट करते रहते हैं। ये क्या है, तो जैसे जैसे ऑर्बिटल्स, जैसे क्या है, सपोज ये कोई न्यूक्लियस है, ओके सॉरी, ये कोई न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये ऑर्बिटल्स हैं। ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, मतलब सर्कल बड़ा होता जाता है। तो जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। बाहर इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू चक्कर लगाते रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो कितना होता है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, इसलिए हम चार्ज को कूलाम में लिखते हैं। कूलाम को हम जनरली सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ये इसकी वैल्यू होती है। प्रोटॉन पे यही चार्ज जो होता है पॉजिटिव में होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। अब सोचिए कि एटम पे अगर हम बात करें तो एटम पे चार्ज क्या होगा। अगर हम एटम को डिफ़ाइन करें कि एटम पे क्या चार्ज होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं पॉजिटिव नेगेटिव में और प्रोटॉन्स भी हैं पॉजिटिव में, तो होल एटम पे क्या चार्ज होगा, क्या होगा, क्योंकि जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं और अंदर जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, दोनों एक फोर्स से कनेक्टेड रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं। ये ऑर्बिटल्स, आपके दिमाग में ये भी तो ख्याल आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपना ऑर्बिटल्स छोड़ के बाहर क्यों नहीं चले जाते, क्यों, जैसे इसमें अगर के वाले में है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या ये एल में नहीं जा सकते या ये एम में नहीं जा सकते, ये चले जाए इलेक्ट्रॉन, लेकिन नहीं जाते। क्यों? इसका कारण है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक न्यूक्लियर फोर्स, जो वर्ल्ड का, यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल्स छोड़ के नहीं जा पाते हैं, अपने ऑर्बिटल्स में एक प्रॉपर नंबर के उसमें रहते हैं। मतलब इनका नंबर जो होता है, जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 ही रहेंगे, सेकेंड ऑर्बिटल में 8 रहते हैं तो 8 ही रहेंगे, थर्ड में 8 रहते हैं तो 8 ही रहेंगे। लेकिन ये नहीं है कि फर्स्ट में 2 की जगह 4 आ जाए और 8 की जगह 6 हो जाए या 8 की जगह 10 हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों? फिर क्या होता है, क्योंकि ये इनके बीच में जो यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है, और साथ में यहाँ पर जो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सेम चार्ज हैं, चार्ज की वैल्यू क्या है 10⁻⁻19, ठीक है। ये चार्ज की वैल्यू सोचिए, जब यही चार्ज एक पॉजिटिव में होगा एक ये नेगेटिव में होगा तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब ये कैंसिल कर देंगे तो होल एटम पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो जब होल एटम पे, तो इससे आपको पता चल गया कि इस पे जो देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रहेगा, प्रोटॉन पे चार्ज रहेगा, लेकिन होल एटम जो है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देता है, ये तो चलिए हमने एटम की बात की, अगर कोई आपसे पूछ देता है कि जो आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, तो आप क्या बताएंगे न्यूक्लियस पे। अब देखिए इसका भी सुनिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन ऑलरेडी न्यूट्रल है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए होल न्यूक्लियस जो होगा आपका, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो प्रोटॉन की वैल्यू है चार्ज की, वो आपके कंप्लीट न्यूक्लियस की जो वैल्यू है वो वैल्यू होगी, ओके। तो अगर अब कोई आपसे पूछता है कि एटम किन 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव 1.6 इंटू -10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है, कूलाम चार्ज की यूनिट होती है, ओके। उसके बाद न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो कि उसकी वैल्यू क्या, सिर्फ अभी हम चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन यानी एटम के न्यूक्लियस पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कंप्लीट जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल, क्योंकि इनके बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही प्रोटॉन भी फोर्स लगाता है, और जब प्लस माइनस आपस में है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, यानी सेम फोर्स। तो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर भी इतना ही फोर्स लग रहा है, इधर से भी अगर 20 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 20 न्यूटन लग रहा है, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या इधर से अपनी जगह से हिलेगा, ये एक स्टैटिक पोजीशन में ही
मतलब एक अपनी जगह स्टेबल रहेगा, ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यानी तो दोनों तरफ जब 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो ये चीज़, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से नहीं हिलेगा। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू होगी कुछ नहीं होगी, चेंज ज़ीरो होगा इसका, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, खैर यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई, हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे थे। तो कंप्लीट जो एटम है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ओके, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग कहाँ थे। देखिए ये आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप अभी आगे पढ़ेंगे तो एटम का जैसे ट्रांसफ़र होगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम कहाँ पे कौन सा एटम ट्रांसफ़र होगा, क्या चार्जेस होंगे, क्या होगा। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर, एटम्स का एटॉमिक नंबर्स जो है वो आपको 1 से 30 तक लर्न होनी चाहिए। ओके, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको याद करें, अदरवाइज़ आप लोगों की इच्छा अगर समझना चाहें तो। ठीक है, तो हमने इनकी बात की एटम की, कि एटम का चार्ज क्या होता है, कैसे उस पर क्या चार्ज होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिटल्स छोड़ के नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्या होता है एक चीज़ और, अगर जैसे जैसे ये ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है इन ऑर्बिटल्स में, ये इन ऑर्बिटल्स में, अब सोचिए जो ये पास वाला ऑर्बिटल है यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा अट्रैक्शन, थोड़ा दूर होगा थोड़ा कम लगेगा, और थोड़ा दूर होगा थोड़ा कम लगेगा, और थोड़ा दूर कम होता चला, यानी जैसे जैसे हम बाहर वाले एट ये ऑर्बिटल तक पहुँचेंगे तो जो न्यूक्लियस के पास होगा वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम बाहर पहुँचेंगे न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा, यानी क्या होगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा। जब न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज़ होता चला जाएगा, आगे अभी हम पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, जब हम वैलेंसी की बात करते हैं कि कंपाउंड में इसकी वैलेंसी क्या है, इसके तो इसमें तो अब सोचिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ जैसे एक फादर हैं, उनके 4 बच्चे हैं। ओके, एक बच्चा मान लीजिए फादर का सेंटर कहीं भी है, सपोज़ लखनऊ है, एक बच्चा दिल्ली रहता है, एक बच्चा एमपी रहता है, एक बच्चा उनका लखनऊ में ही रहता है, और एक उनका बरेली रहता है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा तो आप लोग बताइए कि जो सबसे ज़्यादा माँ बाप का ध्यान किस पे रहेगा, जो 24 घंटे उनके सामने रहेगा, यानी किस पे, लखनऊ वाले पे। तो और जो फिर थोड़ा पास है उससे रहेगा, फिर जो थोड़ा दूर है उससे कहेंगे अच्छा ठीक है चलो खा पी लिया होगा, बातचीत कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो 24 घंटे सामने रहेगा उसको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होगा, या जो सबसे दूर रह रहा होगा उसको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो पास में रह रहा होगा उसकी 24 घंटे 24 आवर उस पर नज़र होगी, तो उसको जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, उसकी हरकतों पे ध्यान दे सकेंगे, तो उसमें क्या होगा। तो इसी तरह क्या होता है, जो इस पर तो क्या होगा, जो पिताजी हैं इनका कंट्रोल सबसे ज़्यादा किस पे होगा, जो पास रहता है बच्चा। इसी तरह न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिटल है सबसे पहला, इस पर न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम बाहर बढ़ते चले जाएंगे ऑर्बिटल्स में, जो ये अट्रैक्शन फोर्स है ये क्या होगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा। इसलिए जब आगे हम वैलेंसी की बात करेंगे तो सबसे बाहरी ऑर्बिटल से हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना क्या होगा, इजी रहेगा। ठीक है, ओके देखिए यहाँ पर एटम बताने का मेरा मतलब था कि आपको एटम के बारे में जानकारी हो। अदरवाइज़ हम यहाँ पर इसको, हम टॉपिक को आगे पढ़ेंगे डिटेल फॉर्म में। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं, देखिए वो हमने बात की थी कि जो केमिस्ट्री होती है हमारी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक तो इनऑर्गेनिक होता है, दूसरा ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में हम कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए आपको पता चल गया कि कार्बन हाइड्रोजन क्या है, एटम है, इनसे जो बने हुए होंगे कंपाउंड्स हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब चलिए देखिए ऑर्गेनिक में चलते हैं। जब हमने बात की कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की। ओके, किसकी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो होते हैं एलिफैटिक एंड सेकंड होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक जो होते हैं, देखिए
ये एलिफैटिक 3 टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप क्या होते हैं? एल्केन होता है, एल्कीन होता है एंड एल्काइन होता है। ओके। तो या ये हो गया। उसके बाद में जो एरोमेटिक होते हैं, इनको हम जनरली जो हमारे इनमें खुशबू आती है, जो खुशबूदार कंपाउंड कहते हैं, इनमें फ्रेगनेंस कंपाउंड इनको कहते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? अच्छा ठीक है, ये हो गया एलिफैटिक। उसके बाद इन्हीं को एलिफैटिक को हम डिवाइड कर देते हैं किसमें? सैचुरेटेड में एंड नॉन सैचुरेटेड में। ओके। तो जो ये एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम किस में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ओके। देखिए, अनसैचुरेटेड को हम हिंदी में बताते चल रहे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, जो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ये जनरली सिंगल बॉन्ड से मतलब बने होते हैं, या जो भी कंपाउंड होते हैं उनके बीच में क्या होता है? ये सिंगल बॉन्ड होता है। ओके। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनके बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिससे वो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन क्या होते हैं? डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम किस में पढ़ते हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। ठीक है। तो जो सिंगल बॉन्ड, अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं कितने टाइप के थे एलिफैटिक हमारे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ओके। एल्केन में हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। ओके। और एल्कीन में बात करते हैं डबल बॉन्ड की, एल्काइन में बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। इनके बारे में भी आपको समझ में आएगा। एल्केन्स जो होते हैं हमारे, इसकी हम इसका एक तो इसको फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकालते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके। एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। ओके। तो जो एल्केन होता है CnH2n, यहाँ पर जो C है ये क्या है? हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एल्केन है, तो ये कार्बन क्या है? ये C क्या है? कार्बन है। और जो N है ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम की संख्या, जो जिसको किससे हम लिख रहे हैं यहाँ पर? ये N से। ओके। एंड हाइड्रोजन, जो ये H है ये क्या है? हाइड्रोजन है। और यहाँ पर भी N क्या है? ये हाइड्रोजन। और N क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्योंकि ये N जो है इस हाइड्रोजन के साथ में है और कार्बन के साथ में यहाँ पर ये वाला N है। N क्या है? नंबर ऑफ एटम। ओके। मतलब N जहाँ पर आपको दिख जाए, आप इस फॉर्मूले में ये समझ जाइए कि यहाँ पर अगर हमें N दिख रहा है तो ये किसी न किसी नंबर को डिफाइन कर रहा है। ओके। तो इस तरह, अच्छा इसी तरह हम पढ़ते हैं ये हो गया एल्केन्स का, कि एल्केन में CnH2n+2 होता है। तो Cn, अभी हम आपको इसकी एक होमोलोगस सीरीज़ बनाकर बताते हैं, जिसके थ्रू आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके। और बस कंटिन्यू क्लास में बने रहिए, साथ में आप वीडियो देखते रहिए। इन फ्यूचर मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की कि आपको 9th में हो, आप 10th में हो, 11th हो, 12th हो, इन फ्यूचर आपका जो भी आगे ड्रीम हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में हो, आपको इस टॉपिक से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। ओके। तो क्या है, हम यहाँ पर बात करते हैं एल्केन की। एल्केन क्या है? CnH2n+2। ठीक। तो यहाँ पर हम एक आपको, और इसी तरह यहाँ पर CnH2n, यहाँ पर एल्केन में क्या होता है? जो कार्बन नंबर होता है, वो जो नंबर होता है कार्बन का,
हाइड्रोजन नंबर उसका 2 गुना होता है और उसमें 2 हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाते हैं, यानी एल्केन कंपाउंड। और एल्कीन कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन और इसमें एन, ये एन क्या है, कार्बन नंबर, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन में भी 2n इसका 2 गुना होता है बस, तो ये एल्कीन होते हैं। ये जनरली डबल बॉन्ड्स कंपाउंड होते हैं। और एल्काइंस में क्या होता है, कार्बन का 2 गुना और 2 गुने से 2 कम, ठीक है, तो इसका जस्ट डबल और यहाँ से 2 कम कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, हमारे एल्काइंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक हम होमोलोगस सीरीज बताते हैं। इस सीरीज को अभी चाहती तो मैं ऐसे बता देती, लेकिन इसको ऐसे बताना ठीक है कि इसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ओके, फर्स्टली हम क्या करेंगे, एल्केन्स की एक सीरीज बनाते हैं। ओके, एल्केन्स क्या होते हैं, देखिए जैसे अभी आपको हमने बताया, एल्केन्स CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक नंबर, सपोज हमने n क्या कर लिया, मान लिया, और n की वैल्यू हम कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मान लो अभी आपने ये होमोलोगस सीरीज़ पढ़ी, लेकिन होमोलोगस सीरीज़ पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी, वो क्या है, जैसे मान लीजिए कार्बन नंबर हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 ली एंड 2 इंटू एन की वैल्यू 1, n+2 क्या हो गया, काउंट करिए, कार्बन 2 1 जा 2 + 4 CH4। ओके, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, n की वैल्यू यहाँ पर क्या की थी, 1 ली थी, यहाँ पर n की वैल्यू हमने 2 ली, तो यहाँ पर C2 एंड 2 इंटू 2 + 2 क्या होगा, C2, 2 2 जा 4 + 2 6, यानी C2H6। अच्छा, अब आपको अगर इसका नॉमेनक्लेचर, मतलब वही चीज़ है ना कि मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में भूल गई कि यहाँ पर होमोलोगस सीरीज में, जैसे मैं अगर एक कार्बन को कहूँ, मैं इसको, हम इसको लिख रहे हैं कि CH4 को हम मेथेन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, मेथेन। C2H5 को हम एथेन कहते हैं। इसी तरह हम अगर n की वैल्यू 3 ले लें तो C3H2 इंटू 3 + 2। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, C3H, 3 2 जा 6 + 2 8। ओके, इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपेन। लेकिन हम इसको सोचिए, ये जो इसके नेम है, ये मैथ एथ प्रोप, देखिए लास्ट में क्योंकि ये एल्केन कंपाउंड है तो सब में बॉन्ड का आएगा, ये तो सब में एन लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करें, ये मैथ एथ प्रोप, ये क्या है, हम इनका नॉमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं, तो बच्चों इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है। हम जो हमारा नॉमेनक्लेचर होता है उसमें हम सबसे पहले जो चीज़ें पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम डिफ़ाइन करते हैं क्या, नॉमेनक्लेचर को। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ से आपका जो हमारा नॉमेनक्लेचर का एक IUPAC सिस्टम है, जो हम कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं, वो आपको कभी भी दिक्कत आगे नहीं करेगा। IUPAC कंपाउंड का नेम IUPAC नेम में लिखते हैं। ओके, IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो बच्चों अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं ना, तो आपको कभी भी कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो जब हम IUPAC नेम पढ़ते हैं, तो हाँ, तो मैंने आपसे कहा था जो मैं लिख रही थी कि उसमें एथ मैथ प्रोप ये सब क्या है, तो यहाँ पर मैंने आपसे 2 होमवर्क दिए हैं आपको। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगी, तो एक आपको मैंने दिया है कि आप एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे, कहाँ से, 1 to 30 नंबर। एंड अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये भी आपको लर्न करना है। जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो सबसे पहले हम उसमें क्या पढ़ते हैं, प्रीफिक्स
प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ओके, ये फॉर्मूला होता है किसका? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का। इसकी वन बाय वन आप चीज़ें समझेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा, प्रीफिक्स, हाँ, तुम जो मैं आपको बता रही थी, प्रीफिक्स हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप वर्ड रूट समझिए। ओके, वर्ड रूट्स क्या होते हैं? वर्ड रूट होते हैं कि वर्ड रूट किसको डिफाइन करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन। ओके, क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन। अभी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ वर्ड रूट याद रखिए कि अगर 1 कार्बन होता है तो उसके लिए हम वर्ड रूट क्या लिखते हैं? अगर किसी चेन में, जैसे अभी मैंने लिखा था मीथेन, एल्केन्स की हम होमोलोगस सीरीज बना रहे थे ना, तो उसमें 1 अगर कार्बन है तो उसको हम क्या लिखेंगे? मेथ। क्या लिखेंगे? मेथ। 2 कार्बन्स के लिए एथ, 3 कार्बन्स के लिए प्रोप, 4 कार्बन्स के लिए ब्यूट, 5 कार्बन्स के लिए पेंट, 6 कार्बन्स के लिए हेक्स, 7 कार्बन्स के लिए हेप्ट, 8 कार्बन्स के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन्स के लिए नॉन और 10 कार्बन्स के लिए डेक। आगे 11 के लिए डेक, अनडेक, दो डेक, ट्राई, टेट्रा, पेंट्रा, इस तरह से आगे सीरीज बनती चली जाती है। ओके, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, अभी हम 10 तक बात करेंगे। ओके, आगे ज़रूरत पड़ी तो आगे भी बताएंगे। तो 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक। ठीक है, और इस तरह से हम जो होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं बच्चों, वो क्या होती है? देखिए, हमारी चेन में यहाँ जो है, अभी हम इसको जैसे ये हम सीरीज़ बना रहे हैं, तो अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर, अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, देखिए ये क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला 2 टाइप के होते हैं। ओके, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होता है और ये जैसे ये है एक स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो एक ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। ओके, तो जो ये CH4 है, हमने इसको यहाँ पर क्या लिखा? मेथ लिखा। क्या लिखा बच्चों? मेथ। तो 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। और जो यहाँ पर हमें बॉन्ड कैसे पता चला कि ये हम यहाँ पर कौन सा लगा होगा कार्बन्स के बीच में? तो देख लीजिए, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 होती है। क्या कितनी होती है? वैलेंसी 4 होती है। और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन्स चारों तरफ से जुड़े हुए होते हैं। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर होता है। कैसे? क्योंकि ये इसका ओपन, अब अच्छा, ये हमने जो लगाया, ये क्या है? ये हाइड्रोजन कार्बन से कैसे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इन्हीं सिंगल बॉन्ड्स की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कंफर्म करने का क्या है कि ये जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, ओके, इनको हम क्या करेंगे? जैसे CH4, आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, अगर आपको एल्केन का फॉर्मूला याद है, अगर आपसे हम पूछे कि हमने आपको मीथेन कह दिया कि आप मीथेन बताइए कि मीथेन क्या है, कि या मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, या आप मीथेन का फॉर्मूला लिखिए, या आप ब्यूटेन का लिखिए, पेंटेन का लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? आपको उसमें हाइड्रोजन नंबर कैसे पता होंगे कितने होंगे, या उसमें आपको कार्बन नंबर कितने पता होंगे कितने होंगे? इसके लिए आपको बेटा वर्ड रूट ज़रूरी है याद करना, और वर्ड रूट के साथ साथ में आपको ये एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के फॉर्मूले और ये होमोलोगस सीरीज़ बनाना ज़रूरी है। ओके, तो आज हम एल्केन की बात करी हमने। अब इसमें क्या है, हम आपको होमोलोगस सीरीज़ बना के बता देते हैं। तो ये 1 कार्बन के लिए देखिए हमने मेथ लिखा। ओके, और एन क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा? कार्बन क्या था? CnH2n+2, तो डबल का 2 गुना, यानी CH2 और उसका 2 गुना कितना हो गया? CH4 हो गया।
आप इस फॉर्मूले में रख के पुटअप करके इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीथेन का। अब इसी तरह से हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो हमने मैथ तक पढ़ लिया था। 2 कार्बन्स के लिए हम क्या लिखते हैं, सॉरी, हाँ, तो अगर हमने n की वैल्यू 2 ले ली तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, C2H2 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, C2H, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6। अब इसका जब ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन्स के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, ये देखिए। और इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, बॉन्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूले से आपको पता ही चल रहा है कि इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी, और इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या है, सभी के बीच में सिंगल, अगर हम एन पढ़ रहे हैं लास्ट में, अगर इनका जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स जो होता है, अभी ये मैं बताऊंगी, प्राइमरी सफिक्स डिनोट करता है किसको, आप लोग ये लिखते चलिएगा एक जगह, इसके नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। प्राइमरी सफिक्स जिस तरह वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताता है चेन में, प्राइमरी सफिक्स उसी तरह बॉन्ड को डिफाइन करता है कार्बन चेन में, कि जो कार्बन्स हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। ओके, तो प्राइमरी सफिक्स समझ गए कि प्राइमरी सफिक्स क्या है, बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम। ओके, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग को बताता है, जैसी बॉन्डिंग होगी वैसा उसका आगे काम होगा। ठीक है, अब हम इसका क्या कर रहे थे, हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे थे। देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ये इस कार्बन की वैलेंसी हो गई, फिर इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, 4। ओके, अब यहाँ पर हम जो बाकी हैं वो क्या है, हम हाइड्रोजन भर देंगे। अच्छा, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, ये आपको वैलेंसी पता रहना, याद रहना ज़रूरी है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। हाँ, एथ हो गया ना, और ए बाकी क्या है, इसके सबके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम एन लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह एन की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो क्या होगा, C3H2 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कार्बन्स को ले लेंगे हम। सभी का ओपन स्ट्रक्चर बनाकर देखिएगा आप लोग, बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए वैलेंसी, अब आप कहेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन आपने ये ऐसे बीच में कैसे जोड़ दिया। देखिए बेटा, ऐसा होता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन, अभी आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी वैलेंसी, ये यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिससे क्या होता है, इनकी वैलेंसी बनी रहती है। तो जो हमने क्या किया, 3 कार्बन्स बना दिए, कार्बन्स के बीच में क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो बाकी बचे थे क्या कर दिए, वो हाइड्रोजन्स लगा दिए। तो फॉर्मूले में क्या था कि 3 कार्बन और 3 का जस्ट डबल, 3 इंटू क्या था, 2 इंटू 3 6, यहाँ पर क्या आया था फॉर्मूला, C3H, कितने होंगे H, 8। ठीक है, अच्छा, 3 कार्बन्स के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप और एन। ठीक है, सभी के बीच में कहीं आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्रोप हो गया, और सारे सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो प्रोप, और एन क्या है, हमारा प्राइमरी सफिक्स बनता है, यानी जो सबके बीच में बॉन्डिंग है इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सॉरी ये मैं गलत बोल गई, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 है, इसके लिए प्रोप, और बाकी एन क्या है, इनके बीच में बॉन्ड्स के लिए। तो बच्चों इसी तरह हम सीरीज़ बनाते हुए चले जाते हैं, एन की वैल्यू 4 लेंगे, एन की वैल्यू 5 लेंगे, एन की वैल्यू 6 लेंगे, एन की वैल्यू 7 लेंगे, एन की वैल्यू 8 लेंगे। C4H2 इंटू 4 प्लस 2, C5H2 इंटू 5 प्लस 2, C6H2 इंटू 6 प्लस 2, C7H2 इंटू 7 प्लस 2, C8 2 इंटू 8 प्लस 2। ओके, क्या लिखेंगे, C4, 4 2 जा 8, और 8 और 2 10, C4H10, C5H कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, C6H 14,
C7, H16, C8, 18। ओके, तो अब इसका आप तो इस तरह से हम यहाँ पे भी बाकी स्ट्रक्चर आप खुद बना लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, सारे स्ट्रक्चर्स बच्चों ऐसे ही बनेंगे, सभी में आपको खुद लगेगा कि वैलेंसी कैसे क्या करनी है, वैलेंसी सबके साथ में हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा। हाँ, लेकिन जब आप ये हाइड्रोजन भरिए तो इनको काउंट ज़रूर कर लीजिए कि हमने जो हाइड्रोजन फिल किए हैं वो हाइड्रोजन कैसे फिल किए हैं। ओके, तो C4, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, ब्यूट। तो 4 कार्बन्स के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस तरह 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऊपर नीचे हो गया, 7 के लिए हेप्टेन, 6 के लिए हेक्सेन, 5 के लिए पेंटेन, 4 के लिए ब्यूटेन और 8 के लिए ऑक्टेन। ओके, इसीलिए 9 के लिए क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा, फिर डेकेन हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बोलते हैं इसको, जो ये कंटिन्यूस एथेन मोथेन प्रोपेन, इसको क्या बोलते हैं, इस सीरीज को होमोलोगस सीरीज। तो बच्चों आज आपने एल्केन्स के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में आप एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यानी इसका जस्ट डबल। ओके, तो यहाँ पर जो हम कंपाउंड बनाएंगे, अगर हम चलिए ये भी बता ही देते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। ये आपको एल्कीन्स एंड एल्काइंस क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके ओके गाइस, थैंक यू। आप वीडियो को देखिए और पढ़िए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू, कमेंट करिए।